साथियों, आप लोग बहुत व्यस्त रहे होंगे टीवी पे मुंबई की खबरें देखते हुए, मगर उसी समय में हरियाणा की राज्य सरकार की पुलिस ने हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों पर लाठियां भी भांजी थी जब वे प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन कुरुक्षेत्र के पीपली में हो रहा था और प्रशासन ने कोविड का बहाना करके उन पर लाठियां भांजी। जब भारतीय जनता पार्टी कोई रैली करती है तब कोई बात नहीं होती है, लेकिन हमारा अन्नदाता लाठियां खाता है। हमारा अन्नदाता कर रहा था विरोध केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का विरोध कर रहा था डीजल और पेट्रोल के दामों के बढ़ने पर। वो विरोध कर रहा था उन 3 ऑर्डिनेंसेस का, 3 अध्यादेशों का जो सरकार लेके आई है, जिससे कृषि का तो फायदा हो सकता है, मगर जो उसमें मेन स्टेक होल्डर है यानी कि किसान, उसका फायदा नहीं देखा जा रहा। ये कौन से कानून हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहला कानून तो जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं संग्रहण को लेकर, जो उसमें अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया जा सके, इसके लिए। दूसरा जो है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अध्यादेश 2020 FPTC। और इसमें जो कृषि उपज है उसकी जो समितियां हैं उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की अनुमति आसानी से मिल जाए और हर कोई ये कर सके, हर कोई इसे बेच सके, इसके लिए किया गया है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होगा कि कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, कोई कॉरपोरेट आ जाए, तो उससे किसान कैसे लड़ेगा, है ना। उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन तीसरा जो कानून है वो भी बता दूं, वो भी अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, और ये है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इस कानून के ज़रिए क्या किया जाएगा कि जो अग्रीमेंट के तौर पे खेती होगी उसको एक लीगैलिटी मिल जाएगी। तो यानी कि अगर अंबानी जी आए और अग्रीमेंट कर ले, तो वो जो किसान किसी और की ज़मीन में कर रहा है काम, उसका क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इसमें डिटेल में आज मैं नहीं जा रही हूँ, फिर किसी दिन बताऊंगी। आप ये समझ लीजिए कि कृषि जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रहार है। वो पहले से करती रही है, वो पहले से कहती रही है कि सब कुछ वो करे, वो सब कुछ सेंट्रलाइज करना चाहती है। तो यानी कि राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं आप उनको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं इन केसेस, इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में, तो आपको बताऊं कि पंजाब में भी इनका विरोध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा, और भी कई जगह पे विरोध हो रहा है, और भारतीय किसान यूनियन इसमें बहुत आगे है, और ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मतलब आप इस बारे में, अगर मैं सिंपल सी बातें कहूँ तो कई बार किसान क्या होता है कि वो किसी और की ज़मीन लेकर उस पर कृषि कर रहा हो, उस पर किसानी कर रहा होता है ना। अब अगर इसमें कोई बड़ा प्लेयर आता है, कोई कॉरपोरेट आता है और कहता है कि ये खेत तो मुझे दे दो, तो अभी जो छोटे छोटे किसान काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। उनके बारे में कोई सोचेगा क्या? उनकी कोई सूची बनाई गई? उनकी कोई सूची नहीं बनाई गई। उनके हितों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, यानी कि उनको आपने पूरी तरह आउट कर दिया। अब होगा ये कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आएंगे और वो इनसे जो मतलब एक अग्रीमेंट करके उसमें खेती कर सकेंगे। और वो वाले किसान जो दूसरे की खेत पे काम करते हैं, और किसान जो मालिक होगा उस ज़मीन का, वो कहेगा इसके साथ कौन मत्थापच्ची करे, बेटर है कि किसी बड़े आदमी को दे दो, मुझे पैसा भी टाइम से मिलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बहुत सारे अपने लोगों को बेरोज़गार भी कर दिया, उनके पेट पे लात मार दी है। एक और चीज़ है जिसका विरोध हमारे जो किसान भाई हैं वो कर रहे हैं। ये जो मिडिल मैन होते हैं, आड़ती जो होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, जिनका एक मोनोपोली सी बन गई थी, इनको ये सिस्टम ठीक लगता है क्योंकि वो इनका जाना पहचाना सिस्टम है। जब ये मोनोपोली हट जाएगी और कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो वो आपको लगेगा कि वो तो बेहतर है ना किसान के लिए। आप भी सही कह रहे हैं, मैंने भी यही सोचा। लेकिन जब ज़्यादा इसके बारे में पता चला, समझा, जब पढ़ा इसके बारे में, तब समझ में आया कि अगर
उस बड़े उद्योगपति, उस बड़े व्यापारी के साथ किसी बात पे विवाद हो जाएगा तो ये छोटा व्यापारी उससे कैसे लड़ेगा, कोर्ट केस कैसे लड़ेगा? या अगर वो अग्रीमेंट को नहीं मानेगा या इससे कोई कमी रह जाएगी और वो उस अग्रीमेंट का बहाना लेगा तो किसान तो आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। अगर कोई विवाद होगा उन लोगों के और जो व्यापारी, बड़ा व्यापारी है, उसके बीच में भी कोई अगर विवाद होगा तो उसका निवारण कैसे होगा? इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया है। इसलिए अगर ये सोचा गया कि कृषि के क्षेत्र में सुधार आए तो कृषि के क्षेत्र में सुधार का मतलब है कि किसान के जीवन में भी सुधार लाया जाए, क्योंकि अगर किसान जो है, जो मेन स्टेक होल्डर है, जो इस देश का अन्नदाता है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। हम कल्याणकारी राज्य हैं, मैं बार बार कहती हूँ, और जो देश का अन्नदाता है उसके साथ अन्याय हो जाए ये कतई भी किसी को भी मंजूर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने हर किसान भाई का समर्थन करती हूँ। जैसे देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा कि उनका जो पैसा था, वो गन्ने की जो पैसा सरकार को देना था वो भी नहीं दे रहा था। अच्छा, और एक और चीज़ आपको बताऊं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा तो गया है, मगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी बहुत बड़ा इशू है। और ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अध्यादेश तो ले आई है, लेकिन ये क्लियर इस तरीके से नहीं कर पा रही है कि जो हमारे जो किसान भाई हैं उनके मन में जो दुविधाएं हैं, क्या उनका निवारण हुआ? ये तभी हो सकता था जब ये पूरा का पूरा मैटर संसद में इस पे बहस होती, बातचीत होती, स्टेक होल्डर से बात होती, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता। लेकिन केंद्र सरकार अपने आप एक ऐसे सब्जेक्ट में, कृषि, एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर कानून बना रही है बिना लोगों से बातचीत करे, बिना संसद में बहस करवाए। तो ये न केवल फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार है, परंतु ये उन्हीं बड़े व्यवसायी, बड़े व्यापारियों, बड़े उद्योगपतियों की मदद करने का, उनको बढ़ाने का, उनको और अमीर बनाने का रास्ता है, और हमारे किसानों को आत्महत्या की तरफ, किसानों से उनका काम छीनने की तरफ एक कदम है। सोचिएगा आपने कैसी सरकार चुनी इस बार, अगली बार कौन सी सरकार चुनेंगे आप? जय हिंद।